एक बार फिर से आपका अपना चैनल अमरजीत एजुकेशनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर जो कि शोषण है उसका टोटल क्वेश्चन आंसर करने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? इनमें से किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? इसका हो जाएगा ग्लूकोज का उपयोग। ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। दूसरा नंबर है, पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? तो सेकेंड नंबर हो जाएगा विसरण के द्वारा। पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? तो हो जाएगा विसरण के द्वारा। विसरण के द्वारा। तीसरा नंबर है, मनुष्य के ट्रेकिया में क्या पाया जाता है? मनुष्य के ट्रेकिया में क्या पाए जाते हैं? तो मनुष्य के ट्रेकिया में उपास्थित के बने पूर्ण बल्ले पाए जाते हैं। उपास्थित के बने पूर्ण बल्ले पाए जाते हैं। चौथा नंबर है, शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ को क्या कहा जाता है? शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा विघटन। विघटन कहा जाता है। शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ को विघटन कहा जाता है। अगला 5 नंबर है, अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोशिका द्रव्य। अवायवीय शोषण कोशिका के कोशिका द्रव्य भाग में होते हैं। छठा नंबर है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड निकली हुई होती है निश्वास के द्वारा। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। क्या रहते हैं? रंध्र रहते हैं। 9 नंबर है, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो 9 नंबर का हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल में। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे शोषण कहते हैं। उसे शोषण कहते हैं। सेकेंड है, मनुष्य का दायां और बायां नासिका वेशन किसके द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं? तो इसका हो जाएगा
नासा, नासा पट्टिका, नासिका पट्टिका के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। श्वसन एक कैसी क्रिया है? तो हो जाएगा श्वसन एक अपचयी क्रिया है। श्वसन एक अपचयी क्रिया है। अपचयी क्रिया है। श्वसन एक अपचयी क्रिया है। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का क्या होता है? तो श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया, श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया किसमें संपन्न होती है? ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। छठा नंबर है कीटों के हीमोग्लोबिन या उसके जैसा श्वसन रंजक नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त। रक्त में हीमोग्लोबिन जैसे उसका जैसा श्वसन रंजक नहीं होता है। सातवां नंबर है मछली में गिल से एक चपटी थैली होती है जिसे हम गिल कोष्ठ कहते हैं। उसे हम गिल कोष्ठ कहते हैं। गिल कोष्ठ कहते हैं। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका फर्स्ट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण अनॉक्सी शोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अनॉक्सी शोषण। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? और जब ये अनुपस्थिति में अनॉक्सी ऑक्सीजन कहते हैं, और जब उपस्थित में ग्लूकोज का ऑक्सीजन को ऑक्सी शोषण कहते हैं। जब उपस्थित रहता है ग्लूकोज तो ऑक्सी शोषण कहलाता है, जब अनुपस्थित रहता है तो अनॉक्सी शोषण कहलाता है। जैव क्रियाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? तो जैव क्रियाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाता है। कोशिकीय ईंधन क्या है? कोशिकीय ईंधन क्या है? जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है, अतः इस ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। जैव ऊर्जा तथा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है और ग्लूकोज को हम कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। 5वां नंबर है संपूर्ण श्वसन क्रिया के दो प्रमुख चरणों का नाम क्या है? संपूर्ण श्वसन क्रिया के दो प्रमुख चरणों के नाम क्या है? तो हो जाएगा प्रश्वास और उच्छ्वास। प्रश्वास और उच्छ्वास। श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? तो ऊर्जा के उत्पादन हेतु जीवों के लिए श्वसन बहुत ही आवश्यक है जीवित रहने के लिए, क्योंकि अगर सांस नहीं रहेगा तो इंसान जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए श्वसन जीवों के लिए अति आवश्यक है। श्वसन के प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है श्वसन के प्रक्रिया में। उपोत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। श्वसन के 2 चरणों किस प्रकार बांटा गया है? तो 2 चरण है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? यह श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। यह श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। जीवाणु और ईस्ट इस क्रिया में श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया में एथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है। एथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में शुरू होती है? तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरोवेट का पूर्ण विखंडन होता है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरोवेट का पूर्ण विखंडन होता है। तो ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक 11 है, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण वायवीय श्वसन में होता है। इसका हो जाएगा वायवीय श्वसन आंसर। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण वायवीय श्वसन में होता है। 12 नंबर है, पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? तो पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। यह हो जाएगा विसरण क्रिया से होता है। पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। पौधे में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? पौधे में गैसों का विनिमय श्वसन प्रकाश संश्लेषण क्रिया से होता है। किस क्रिया से होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया से होता है विनिमय, पौधों का गैसों का विनिमय। अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम में होता है? तो अमीबा और पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कोशिका झिल्ली संरचना के माध्यम से होता है। कोशिका झिल्ली के संरचना के माध्यम से होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मछली के श्वसन अंग का नाम? तो ये जगह गलफड़ा। मछली के श्वसन अंग का नाम गलफड़ा है। 16 है, स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसन नागों का नाम लिखना है। स्थलीय कीट के श्वसन अंग श्वास नली और मनुष्य के श्वसन अंग नासिका छिद्र, श्वास नली तथा फेफड़ा है। 17 स्थलीय कीटों में पाए जाने वाला श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? स्थलीय कीटों में पाए जाने वाला श्वसन का प्रकार श्वास नलीय ट्रैकिया कहलाता है। श्वास नलीय ट्रैकिया कहलाता है। वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्गों का नाम लिखें जिनमें श्वसन केवल फेफड़ों में होता है। वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्गों का नाम लिखना है जिसमें श्वसन केवल फेफड़ों में होता है। तो फर्स्ट हो जाएगा रेप्टेलिया और दूसरा होगा मैमेलिया। मैमेलिया और रेप्टेलिया, ये दोनों ऐसा प्रमुख जो कि श्वसन के केवल फेफड़ों में पाया जाता है। मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंग का नाम लिखना है। तो मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया और फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं और ये सब अंग है। बीस नंबर है, फेफड़ों द्वारा श्वसन किन 2 क्रियाओं से पूर्ण होता है? तो फेफड़ों द्वारा श्वसन रसवास उच्छ्वास क्रियाओं से पूर्ण होता है। रसवास और उच्छ्वास क्रियाओं से पूर्ण होता है। पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? तो हो जाएगा ऑक्सीकरण के द्वारा। पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? तो हो जाएगा ऑक्सीकरण के द्वारा। ईस्ट में पायरुवेट के से इथेनॉल
किस क्रिया द्वारा बनता है? ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? तो हो जाएगा किण्वन के द्वारा, ये किण्वन के द्वारा। ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प किस यौगिक के निर्माण से होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण के कारण। ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प किस यौगिक का निर्माण से होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण के कारण। श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 25 नंबर है, ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? स्वर यंत्र और लैरिक्स में। ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? स्वर यंत्र और लैरिक्स में। 26 नंबर है, प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है? वायुकोष्ठिका वाहिनियां। वायुकोष्ठिका वाहिनियां बनाती है। प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है? वायुकोष्ठिका वाहिनियां। मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? वक्ष गुहा में। मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को डायाफ्राम कहलाता है। वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को डायाफ्राम कहलाती है। हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? तो हो जाएगा रुधिर में। हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? तो हो जाएगा रुधिर में। रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। रक्त से फेफड़ों में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो हो जाएगा फेफड़ा से। श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण फेफड़ा से होता है। श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित रहता है? तो हो जाएगा नासिका छिद्र में। नासिका छिद्र में। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न कि श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? यानी सांस लेना सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? तो सजीवों को भोजन से आवश्यकता ऊर्जा प्राप्त होती है। हम भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली अवायवीय ऑक्सीकरण में काफ़ी कम ऊर्जा मुक्त होती है। शरीर को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन का भी आवश्यकता होती है। सजीवों के रक्त परिसंचरण में ऑक्सीजन अनिवार्य है। परिसंचरण में ऑक्सीजन अनिवार्य है। शरीर को यह ऑक्सीजन श्वसन से ही प्राप्त होता है। ऑक्सीजन ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया सांस लेना है। अर्थात बृहत रूप में श्वसन उन सभी प्रक्रिया में शामिल होता है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसलिए इसी कारण है कि श्वसन यानी इंसान के लिए सांस लेना अति आवश्यक है। यही क्रिया है। अब श्वसन का परिभाषा लिखना है। ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का। श्वसन सजीवों के लिए अति अनिवार्य प्रक्रिया है। ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिका में होता है और श्वसन वैसी क्रियाओं को सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। उसे हम श्वसन कहते हैं। जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन किया जाता है। इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फिर कोशिकाओं के शरीर से
बाहर निकाल दिया जाता है। श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे हम ऑक्सीकरण कहा जाता है, और श्वसन संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया ये सूत्र है। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, यानी ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन, एंजाइम 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 जल प्लस ऊर्जा। इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, सह उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निकलता है। चौथा नंबर है ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से दो अणु पायरूवेट, 3 कार्बन वाले अणु इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। ठीक। पांचवा नंबर है लगातार दौड़ने से व्यक्ति के पेशियों में दर्द क्यों होता है। तो लगातार दौड़ने से हमारे शरीर में ऊर्जा की खपत होती है, यानी ऊर्जा खत्म होती है लगातार दौड़ने से। इस दौरान ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घट जाती है। दौड़ने से शरीर में ऊर्जा खपत होता है और इसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा घट जाती है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशियों में पायरूवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जब हमारी ऑक्सीजन घट जाती है तो हमारे पेशियों में पायरूवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और यह लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में हमारी पेशियों में संचित हो जाती है, इसलिए हमारी पेशियां दर्द होने लगती है। इसलिए हमारी पेशियों में दर्द होने लगती है। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है और ये कहाँ होता है। तो किण्वन एक अवायवीय श्वसन है, इसमें पायरूवेट का 2 अणु बनता है। यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है। इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें पायरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये क्रिया ईस्ट में होता है। यह क्रिया ईस्ट में होता है। श्वास नली या ट्रैकिया क्या है। श्वास नली या ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीटों यथा टिड्डा और तिलचट्टा में होता है। ट्रैकिया शरीर में भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं, जो एक और सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है और दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों द्वारा खुलती है। यह कीटों का श्वसन अंग है। यह कीटों का श्वसन अंग है। मछलियों में गिल्स कहाँ स्थित होते हैं। तो गिल्स मछलियों में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है। मछलियों में गिल्स 2 समूह में पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आंख के ठीक पीछे स्थित होता है, और प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक गिल एक चाटी थाली में स्थित होता है, जिसे हम गिल कोष्ठ कहते हैं। गिल कोष्ठ एक आहार नाल के ग्रसनी में खुलता है, दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। प्रत्येक गिल कोष्ठ में कई गिल पटलिकाएं होती है। मछलियां गिल से सही जल में घुले ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। 9वां नंबर है मानव शरीर की कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है। तो मानव में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, लैरिक्स, श्वास नली, ट्रैकिया, फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग का निर्माण करती है। 10वां नंबर है श्वासोच्छ्वास क्या है। श्वसन की दोनों अवस्था प्रश्वास और उच्छ्वास को सम्मिलित रूप से जब ये दोनों को सम्मिलित करते हैं प्रश्वास और उच्छ्वास को, तो हमें श्वासोच्छ्वास कहलाती है। नासिका द्वारा हवा के फेफड़ों तक पहुंचाना है, जहां ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं में चला जाता है तथा रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ बाहर निकल जाता है, जिसे हम इस क्रिया को श्वासोच्छ्वास या सांस लेना भी कहते हैं। अवायवीय और वायवीय श्वसन के विभेद को स्पष्ट करना है।
अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह अनुपस्थिति में होता है, ये वायवीय श्वसन उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय इस श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव में होती है। ठीक, ये इसकी सारी क्रियाएं, और इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव में होता है और दूसरा कौंडिया चरण माइट्रो में होता है। इसका ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के पश्चात होता है। इसमें अवायवीय श्वसन में इसमें ऑक्सीकरण के पश्चात पायरूवेट इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और इसमें ग्लूकोज ऑक्सीकरण के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। और इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। दूसरा है पायरूवेट के विखंडन के विभिन्न पथों के बारे में लिखें। तो पायरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है और ये ईस्ट में होता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है, यह ईस्ट में होता है। किण्वन ईस्ट में होता है। ये पायरूवेट का विखंडन के बारे में। फर्स्ट, सेकेंड, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरूवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से दर्द होने लगता है। बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में इसी कारण क्रैम्प या तकलीफ होती है। तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। चूंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। इसलिए इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। स्थलीय कीटों में श्वसन अंगों की रचना तथा श्वसन विधि वर्णन करना है। श्वास रंध्र ट्रैकिया कीट। स्थलीय कीटों में श्वसन विधि। ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीटों जैसे टिड्डा तथा तिलचट्टा में होता है। ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं जो एक और सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है और दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुलती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक, रक्त के माध्यम से नहीं होता। इसका कारण है कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक जिसमें कि ऑक्सीजन की बांधने की क्षमता हो वह नहीं पाए जाते हैं। चौथा है मछली श्वसन अंग की रचना और श्वसन विधि का वर्णन करना है। मछली का श्वसन अंग का रचना, ये गिल्स पट्टिकाएं, ये जल और इधर जल, ये मछली का चित्र है। और इसका श्वसन विधि कैसे होता है तो आगे देखेंगे। प्रत्येक मछली में गिल्स दो समूह में पाया जाता है। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आंख के ठीक पीछे स्थित होता है। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। हर गिल एक चाटी थैली में स्थित होती है जिसे हम गिलकोष्ठ कहते हैं। गिलकोष्ठ एक और आहार नाल के ग्रसनी या फैरिक्स में खुलता है तथा दूसरी ओर शरीर से बाहर खुलता है। प्रत्येक गिलकोष्ठ में कई गिल पटलियाएं होती है। मछलियों में जल की धारा मुख से आहार नाल के फैरिक्स में पहुंचता है। मछलियों में जल की धारा मुख से आहार नाल के फैरिक्स में पहुंचता है। यहाँ जल की धारा में उपस्थित भोजन तो फैरिक्स से ग्रसनली में चला जाता है, परंतु जल गिल कोष्ठों में तथा फिर शरीर के बाहर चला जाता है। इस प्रकार गिल्स लगातार जल के संपर्क में रहते हैं
जिससे दाल में घुले ऑक्सीजन गिल्स की रक्त वाहिकाओं में स्थित रक्त में चलता है तथा रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड जल में चला जाता है। इस प्रकार श्वसन गैसों ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। अगला है कीटों में ऑक्सीजन की सीधे ऊतकों को क्यों पहुंचता है। इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का वर्णन विधि कार्य विधि के साथ करें। कीटों में ट्रेकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से वही होता है। इसका कारण यह है कि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा कोई रंजक जिसमें कि ऑक्सीजन की बांधने की क्षमता हो वही पाए जाते हैं। कीटों जैसे ग्रॉसहॉफर, तिलचट्टा, मक्खी आदि के श्वसन की विशेषता है कि इसमें ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे ऊतक को पहुंचता है। इसका कारण रक्त में हीमोग्लोबिन का न होना। मनुष्य के श्वसन अंगों की रचना का वर्णन करना है। तो मानव के श्वसन अंग का कार्य शुद्ध वायु के शरीर के भीतर भोजन और अशुद्ध वायु को बाहर निकलना होता है। फर्स्ट है नासाद्वार, नासागुहा। नासाद्वार से वायु शरीर के भीतर प्रवेश करती है। नाक में छोटे छोटे बारीक बाल होते हैं जिनसे वायु छन जाती है। उसकी धूल उनसे स्पर्श कर वही रुक जाती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत इस कार्य में सहायता करती है, वायु नम हो जाती है। जैसे ग्रसनी। ग्रसनी ग्लॉटिस नामक छिद्र से श्वास नली में खुलती है। जब हम भोजन करते हैं तो ग्लॉटिस त्वचा के एक उपस्थित युक्त कपाट एपिग्लॉटिस से ढका रहता है। जैसे यह हो गया नासाद्वार, यह हो गया मुख गुहा, बीच में ग्रसनली, ये कंठ है, पीछे में श्वास नली है, उपस्थित बल्ले है, ये पंखुड़ियां है और ये डायफ्राम है। कुपिका कॉन्स, ये कुपिका, ये श्वास नली और ये श्वास नलिकाएं। ये है मानव का श्वसन तंत्र। ठीक, ये मानव का श्वसन तंत्र है। इसका उपयोग क्या क्या आगे देखेंगे। श्वास नली का उपयोग। उपस्थित से बनी श्वास नली गर्दन से नीचे आकर श्वसनी बनाती है। यह बल्लियों से बनी होती है जो सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग में रुकावट उत्पन्न न हो। फुफ्फुस। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाते हैं जो गुब्बारे जैसे रचनाओं में बदल जाता है। इसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिकाओं के भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करना है। मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करना है। तो मनुष्य के श्वसन तंत्र का कार्य शुद्ध वायु को शरीर के भीतर भोजन तथा अशुद्ध वायु को बाहर निकालना होता है। फर्स्ट है नासाद्वार या नासागुहा। नासाद्वार से वायु शरीर के भीतर प्रवेश करती है। नासाद्वार से वायु नाक के द्वारा हवा शरीर में भीतर प्रवेश करता है। नाक में छोटे छोटे बारीक बाल होते हैं। नाक में छोटे छोटे बारीक बाल होते हैं जिनसे वायु छन जाती है। उसकी धूल उनसे स्पर्श कर वहीं रुक जाती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत इस कार्य में सहायता करती है कि जैसे वायु नम हो जाती है। ग्रसनी। ग्रसनी ग्लॉटिक नामक छिद्र से श्वास नली में खुलती है। जब हम भोजन करते हैं तो ग्लॉटिक्स त्वचा के एक उपस्थित युक्त कपाट एपिग्लॉटिस से ढका रहता है। श्वास नली। उपस्थित से बनी हुई श्वास नली गर्दन से नीचे आकर श्वासनी बनाती है और ये बल्लियों से बनी होती है जिसे हम सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग में रुकावट उत्पन्न न हो।
फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जो गुब्बारे जैसी रचना में बदल जाता है। इसे हम कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिकाओं को भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। इसका कार्य क्या है? जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारे पसलियां ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इससे वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है और वायु फुफ्फुस के भीतर चूस ली जाती है। वह विस्तृत कुपिकाओं को ढक लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुफ्फुस सदैव वायु का विशेष आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। श्वसन और श्वासोच्छ्वास के बीच क्या अंतर है? तो श्वसन सजीवों के लिए अति अनिवार्य प्रक्रिया है। इसमें ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन वैसी क्रियाओं को सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन का एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। श्वसन की दोनों अवस्थाएं प्रश्वास एवं वक्षवास को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहलाती है। नासिका द्वारा हवा को फेफड़े तक पहुंचाता है, जहां ऑक्सीजन रक्त में चला जाता है और रक्त से फेफड़ों में आया कार्बन डाइऑक्साइड के बीच हवा के साथ बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को श्वासोच्छ्वास और सांस लेना भी कहते हैं। श्वसन दो क्रिया अर्थात प्रश्वास तथा उच्छ्वास के द्वारा पूर्ण होता है। श्वसन की दो अवस्थाएं प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है। अगला कोशिकीय श्वसन का वर्णन करना है। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिका में होता है, इसलिए इसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और संपूर्ण कोशिका श्वसन की दो अवस्थाएं होती है, जैसे अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, ये श्वसन प्रथम चरण होता है। इसमें ग्लूकोज 6 कार्बन वाले अणु का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज के 2 अणु वायरुवेट 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण होता है। यह कोशिका द्रव्य में होती है। जैसे यह ग्लूकोज, ये कोशिका द्रव्य और ये पायरुवेट का निर्माण हुआ, जिसमें पायरुवेट प्लस एटीपी ऊर्जा हुआ और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑक्सीजन के अभाव में पेशी कोशिकाओं में। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा और इधर लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज के विखंडन का विभिन्न पथ है, ठीक। इसे एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है, अतः उसमें निहित ऊर्जा पायरुवेट के बंधनों में ही संचित रह जाती है। पायरुवेट की आगे स्थिति 3 प्रकार की हो सकती है। पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है। यह ईस्ट में होता है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा लैक्टिक अम्ल के संयम से दर्द होने लगता है। यह बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में इसी कारण होता है कि क्रैम्प की तकलीफ होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। चूंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे वायवीय श्वसन भी कहते हैं।
इसको एक बार कॉपी में लिख लें, उसके बाद याद करें। वायवीय शोषण। शोषण के प्रथम चरण में बना पायरूवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरूवेट का विखंडन होता है और इनमें 3 कार्बन वाले पायरूवेट अणु विखंडन होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड वाले अणु बनाते हैं। इसके साथ साथ जल तथा रासायनिक ऊर्जा में भी मुक्त होती है। एटीपी अणुओं में संचित हो जाती है। एटीपी के विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है, इसे कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न जैव क्रियाओं को संचालित होती है। इसी के साथ मैं क्लास 10th का बायोलॉजी सेकेंड चैप्टर शोषण, इसका टोटल क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में कर दिया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। मिलूंगा फिर से अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।